फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 80 एंड 81 ऑफ आईपीसी और इसे समझाने में हमारा साथ देंगी आज मिस रिमी। हेलो फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 80 धारा 80 हैव इंस्टॉल द प्रोजेक्टर क्विकली। तो आइए देखते हैं सेक्शन 80 धारा 80 एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना। तो हमेशा की तरह पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसे एक्सप्लेन करेंगी मिस रिमी। ओके सर, nothing is an offense which is done by accident or misfortune or without any criminal intention or knowledge in the doing of lawful act in lawful manner with proper care and caution. बहुत अच्छे रिमी। सर हमें इसे अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाएंगे क्यों सर? अरे क्यों नहीं, स्टार्ट करते हैं। तो इसका बेसिस है एब्सेंस ऑफ मेंस रिया, मेंस रिया की अनुपस्थिति। और जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया है, मेंस रिया का मतलब होता है दुराशय और डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया के बारे में मैंने पुराने वीडियोस में बताया है। तो इसमें कहा गया है कि दुराशय का सिद्धांत नहीं होना चाहिए, अनुपस्थित होना चाहिए, तभी वो एक्सीडेंट के अंदर आएगा। और दुराशय का मतलब क्या होगा सर? मतलब इरादा किसी भी काम करने का, गलत इरादा नहीं होना चाहिए कोई भी काम करते वक्त। सर अब हमें इसके फंडामेंटल एलिमेंट, मौलिक तत्व बताइए। चलो बताता हूँ। ये 4 फंडामेंटल एलिमेंट हैं, 4 मौलिक तत्व हैं। फर्स्ट है, पहला है विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज। पहला है बिना किसी आपराधिक इरादा या जानकारी अथवा ज्ञान से किया गया कार्य। दूसरा, सेकंड है बाय लॉफुल मैनर मतलब वैध तरीके से। और तीसरा है हमारा बाय लॉफुल मीन्स मतलब वैध मतलब से। और लास्ट है, फोर्थ है हमारा विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन। का मतलब है उचित देखरेख और सावधानी से। मतलब सर वैसा कार्य जिसे वैध तरीके से, वैध मतलब से और उचित देखरेख और सावधानी से किया गया हो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। नहीं, वैसे कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएंगे। मिस रिमी ने एकदम सही बताया है। तो अब इसका हम लोग लीडिंग केस देखेंगे जो है केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ये कब का केस है सर? ये 1959 का केस है। सर ये तो बहुत फेमस केस है, बताइए हमें इसके बारे में। ठीक है, देखते हैं। ये केस लॉ इतना फेमस है कि इस पे 3 मूवीज बन चुकी है, जिसमें एक मूवी है अक्षय कुमार की रुस्तम। लेकिन हम लोग इसका रियल फैक्ट देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे इंडिया के नौसेना के नेवल कमांडर जिनका नाम कावास मानिक शाह नानावती था, मतलब केएम नानावती, पे अपने पत्नी के प्रेमी का कथित हत्या का आरोप लगा था और आईपीसी के सेक्शन 302 लगा था। अच्छा सर, तो अब आप हमें इस केस के फैक्ट्स बताइए। बताता हूँ। कमांडर नानावती की एक वाइफ थी जिनका नाम सेल्वा था, जिसकी फोटो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी, और वो लोग बॉम्बे में रहते थे। अच्छा सर, और नानावती कहाँ रहते थे? वो नौसेना के कमांडर थे, इसीलिए उन्हें अधिकतर समय समुद्र में रहना पड़ता था, बाहर ही बिताना पड़ता था। अच्छा सर, फिर क्या हुआ? फिर उन्हीं के एक फैमिली फ्रेंड जिसका नाम राम आहूजा था ने कमांडर नानावती की वाइफ सेल्वा को अपने झूठे प्रेम जाल में फंसा लिया था। अच्छा, इसका मतलब बड़ा ही दुराचारी और कपटी आदमी था सर। हाँ, तभी ऐसा हुआ। आगे क्या हुआ सर? जब 27 अप्रैल 1959 को कमांडर केएम नानावती अपने घर आते हैं तो उन्हें पता चलता है उनके वाइफ और मिस्टर राम आहूजा के अफेयर के बारे में। फिर वो क्या करते हैं सर? वो तो बड़े गुस्से में हो गए होंगे। फिर कमांडर नानावती ये बात जान के अपने नेवल ऑफिस गए और वो वहाँ से अपना सर्विस पिस्टल लिए और उसके साथ 6 गोलियां भी। अच्छा सर, फिर क्या हुआ? वहाँ से वो सीधा मिस्टर राम आहूजा के ऑफिस गए, लेकिन राम आहूजा उस वक्त ऑफिस में उन्हें मिला नहीं। अच्छा सर, फिर उन्होंने क्या किया? वो सीधा राम आहूजा के घर गए। वो राम आहूजा से कहते हैं कि उन्हें पता चल चुका है कि उनका और उनके वाइफ का अफेयर है। वो उनके वाइफ से शादी करेगा और उनके 3 बच्चों के साथ उन्हें एक्सेप्ट करेगा। अच्छा सर, फिर राम आहूजा ने क्या कहा? वो कमांडर की तरफ देख के उस पे हंसने लगा और बुरी बातें कहने लगा कमांडर से। अंदर पता नहीं क्या होता है, 3 गोलियां चलती हैं और मिस्टर राम आहूजा की मृत्यु हो गई होती है। अच्छा, फिर क्या होता है सर? फिर कमांडर नानावती वेस्टर्न नेवल कमांड के प्रोवोस्ट नेवल कमांडिंग ऑफिसर के पास जाते हैं। फिर वो एसीपी के सामने जाके सरेंडर करते हैं। फिर सर उनका मुकदमा कोर्ट में गया होगा। अब ज्यूरी सिस्टम था, तो कोर्ट में ज्यूरी मेंबर्स 9 मेंबर्स होते हैं, 9 ज्यूरी मेंबर्स होते हैं जो ये फैसला करते हैं कि कमांडर नानावती नॉट गिल्टी हैं और उन्हें 8-1 से जीत मिल जाती है, उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। नहीं, ये बात यहीं खत्म नहीं होती। फिर क्या होता है सर? फिर उस केस के जज आरबी मेहता उससे संतुष्ट नहीं होते हैं और उस मुकदमा को बॉम्बे हाई कोर्ट में भेज देते हैं। अच्छा, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट उन्हें गिल्टी प्रूफ कर देती है और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद की सजा सुना देती है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ सर। हाँ, लेकिन फिर उन्हें 3 साल के बाद छोड़ दिया जाता है क्योंकि वह देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति रहते हैं और उनका आचरण भी सही रहता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा बात है सर।
इसी केस में कमांडर नानावती ने जनरल डिफेंस का एक्सीडेंट का एक्सेप्शन लिया था और वो सफल भी हो गए थे ज्यूरी मेंबर्स के सामने। हाँ सर, आपने कितने अच्छे से समझाया, आप लोगों को समझ में आया? ये अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 81, सेक्शन 81। सेक्शन 81 है नेसेसिटी। और नेसेसिटी मतलब जरूरत। बहुत अच्छे। और सबसे पहले अब रिमी एक्सप्लेन करेंगी इसे। ओके सर, anything which is done with the knowledge that is likely to cause harm to prevent or avoid other harm to a person or property will not be considered as offense if it is done without any criminal intention and in good faith। जिसे करना एकदम जरूरी हो जाए और उसे हमेशा गुड फेथ में किया जाए, नेक नियत से किया जाए और उसमें मेंस रिया मतलब दुराशय नहीं होना चाहिए, गलत आशय नहीं होना चाहिए उस काम को करने का, और जरूरत हो उस काम को करने का एकदम, तभी वो अपराध के अंदर नहीं आएगा। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक फेमस केस लॉ देखेंगे जिसे मिस रिमी हमें समझाएंगी। ओके सर, केस का नाम है आर वर्सेस डडली एंड स्टीफन और इसे एक और फेमस नाम से जाना जाता है जो है द लाइफ बोट केस। In 19 May 1884, Southampton, England, a small ship with 4 crew members started their journey to Southampton City, England, for Sydney, Australia। का मतलब है एक छोटा जहाज जो साउथहैम्पटन शहर इंग्लैंड से निकलती है और उसमें 4 क्रू मेंबर्स होते हैं और वो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के लिए निकलती है। और उन चारों क्रू मेंबर्स में फर्स्ट होते हैं टॉम डडली, सेकंड होते हैं कैप्टन स्टीफन और थर्ड होते हैं ब्रूक्स और फोर्थ होता है रिचर्ड पार्कर जो एक कैबिन बॉय होता है। और रिचर्ड पार्कर ही इस केस का सबसे अहम हिस्सा है। बिल्कुल सही सर ने एकदम सही बताया। लेकिन उनके निकलने के कुछ ही दिनों बाद 5 जुलाई 1884 को केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका के पास अचानक से समुद्र में तूफान आ जाती है और उससे क्या होता है कि वो शिप एकदम डिस्ट्रॉय हो जाता है, तबाह हो जाता है। और बड़ी कोशिशों के बाद वो चारों क्रू मेंबर्स बाहर आते हैं और एक लाइफ बोट पे चढ़ जाते हैं चारों अपने लाइफ को बचाने के लिए। लेकिन जान बचाने की जल्दी में वे खाने पीने का कोई भी सामान उस शिप से नहीं ले पाते हैं। लेकिन कैप्टन स्टीफन कुछ सलजम के कार्टून्स लेके आने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और अगले 6 दिनों तक वो लोग वही खा के जीवित रहते हैं। फिर 7वें दिन वो एक कछुए को पकड़ते हैं और उसे खा के कुछ दिन जीवित रहते हैं। और वो लोग जमीन से लगभग 1000 माइल्स दूर समुद्र में कहीं फंसे होते हैं। वही अगले दिन टॉम डडली कहते हैं कि कल तक अगर हमें कोई भी मदद नहीं मिला तो हम में से किसी एक को सेक्रीफाई करना होगा, हम में से किसी एक को अपने जान का बलिदान देना होगा। और जो 16 साल का केबिन बॉय होता है रिचर्ड पार्कर, उसकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई होती है, वो बेहोश पड़ा होता है। तो कैप्टन स्टीफन और टॉम डडली ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम लोग पार्कर को ही मार दिया जाए और उसे ही खाकर अपनी भूख मिटा ली जाए। वैसे भी 1-2 दिन में वो खुद ही मर जाएगा, तो क्यों ना हम ही उसे मार के खा के अपनी लाइफ तो कम से कम बचा लें। तो टॉम डडली अपने गॉड से प्रेयर करता है और उनसे माफी मांगता है और अपने एक नाइफ से चाकू से क्या करता है कि केबिन बॉय पार्कर को मार देता है। और अगले 4 दिनों तक वो लोग उसके बॉडी पार्ट्स को खा के जिंदा रहते हैं। तभी कोइंसिडेंटली उन्हें एक रेस्क्यू टीम की बोट दिखाई देती है और वो लोग उनसे मदद मांगते हैं। रेस्क्यू टीम तो उन्हें बचा लेती है लेकिन उनपे पार्कर को मारने के हत्या के जुर्म में केस हो जाता है और वो लोग कोर्ट में नेसेसिटी का डिफेंस लेते हैं जो कि हमारे सेक्शन 81 ऑफ आईपीसी में दिया गया है। एंड सेकंड फैक्ट इज इट मे हैव बीन अ कस्टम ऑफ द सी दैट कैनिबलिज्म वाज अलाउड अंडर सच सर्कमस्टेंसेस। इसका मतलब समुद्र का यह रिवाज है कि ऐसी परिस्थितियों में अपनी जान बचाने के लिए इंसान नरभक्षण कर सकता है। अरे वाह मिस रिमी, आपने बहुत अच्छे से इस केस के फैक्ट को समझाया। आपकी बारी है सर, हमें इस केस के जजमेंट बताएंगे। तो चलिए देखते हैं इस केस की जजमेंट क्या थी। वो लोग अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और नेसेसिटी का डिफेंस उन्हें मिल जाता है। लेकिन ऐसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया में ये बताया है कि एक सर्कमस्टांस में इसे भी अपराध की श्रेणी में मानी जा सकती है और ये गैर सामाजिक कार्य है। और वैसे भी उन लोगों ने कुछ भी हो एक इंसान का मर्डर किया था, उनका खून किया था, तो उन्हें उन तीनों को 3 महीने का कैद सुनाया गया, 3 महीने की इम्प्रिजमेंट हो गई। तो उस समय के जज लॉर्ड कॉलेरिज के द्वारा सुनाया गया था उन्हें सजा। तो मुझे लगता है कि इस केस लॉ और एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को नेसेसिटी सेक्शन 81 अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स। Hey, bye everyone and do like and subscribe for more videos. Bye bye.